हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। YTCDD। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद ये एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से संबंधित। लोगों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन है वो अभी तक जारी नहीं हो पाया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये भर्ती परीक्षा का विज्ञापन कब जारी होगा और ये जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है ये कब तक परवान चढ़ पाएगी, कब तक इसमें कुछ नोटिफिकेशन आएगा और कब आपका इसकी एडवर्टाइजमेंट मंगाई जाएंगी। जबकि पिछले दिनों ये खबर आई थी कि एक हफ्ते में एक हमारे माननीय हैं जिन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में, उत्तराखंड के एक सम्मानित नेता ने कहा था कि एक हफ्ते में विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से लोकसभा आयोग ने अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है और इसका कारण आपका ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। ये तो आपको मालूम ही है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा जो आपका अप्रैल में होनी थी, अब तक तो स्क्रीनिंग परीक्षा अगर हो चुकी होती तो उसका रिज़ल्ट भी आ चुका होता और या संभावना बन चुकी होती और आप लोग मेन की तैयारी कर रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने इस तरह की मांग रखी कि स्क्रीनिंग परीक्षा ना हो और आपका सीधा विषयवार परीक्षा हो जाए, जिससे कि मेरिट बनाने में भी आसानी हो जाए और जो है कम समय लगे परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा होने में। लेकिन दुर्भाग्य से ये मांग कुछ या तो उन्हीं जो विज्ञापन के सापेक्ष जो आवेदन आए थे उन्हीं को ही स्वीकार कर लिया जाता। और जिस समय ये भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी, तुरंत चटमंगनी पट ब्याह वाला काम होता। सरकार को ज़रूर इसमें चेंज तो करना ही था कि भर्ती नियमावली में, लेकिन वो चेंज करते थे और साथ में ही उन्हीं लोगों के लिए तुरंत उसी भर्ती परीक्षा पर का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसी पर ही परीक्षा का एक डेट निर्धारित हो जाती। और जो नियमावली चेंज करनी थी वो नियमावली तो चेंज करना ज़रूरी था, तो नियमावली चेंज करके तुरंत आपका जो है उसकी एग्ज़ामिनेशन की डेट उसी भर्ती परीक्षा पर ही कर दी जाती थी। लेकिन आप जानते ही हैं लोकसेवा आयोग ने वो भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया, यानी वो आपका नल एंड वॉइड हो गई है, उसका कोई महत्व अब नहीं रहा। पिछले जो आपने आवेदन करे हैं, ये ज़रूर हो सकता है कि उन आवेदन जिन्होंने पहले किए उनकी फ़ीस ना ली जाए, या वो जब कभी दोबारा से विज्ञापन आएगा तो उन लोगों से फ़ीस ना ली जाए, या उस भर्ती परीक्षा का वो नंबर डाल दें, परीक्षा जो विज्ञापन के सापेक्ष जो उन्होंने आवेदन किया है आवेदन का नंबर होगा, उस नंबर को डाल देंगे तो उससे उनको जो है आयु सीमा में भी छूट मिल जाएगी, क्योंकि अब नई आयु सीमा आएगी। हो सकता है पुराने जिन लोगों ने भरा है फॉर्म वो आपका वो क्या हो जाएं, ओवर एज हो जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत हो, वो आपका चिंतित ना होएं जिनकी ओवर एज मान लिया 1 साल में हो चुकी होगी, तो उनके लिए आपका ऐसा कुछ नहीं है। उनको आयु सीमा में, यानी जो उस समय एलिजिबल थे पुरानी भर्ती परीक्षा में, वो एलिजिबल रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आप देखे होंगे तो उत्तर प्रदेश में वीडियो भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है और उसमें 8 साल की उन्होंने छूट दी है, क्योंकि उत्तराखंड में इतना ऑर्गेनाइज्ड हमारे स्टूडेंट नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जा पाता सरकार का भी, या जो भर्ती परीक्षा करने वाली एजेंसीज़ हैं, चाहे UKSSC है चाहे UKPSC है, तो वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देती है। जबकि उत्तराखंड में बहुत लंबे समय बाद, चाहे वो SI भर्ती परीक्षा हो, चाहे जो हमारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो या LT भर्ती परीक्षा हो, इसमें एक आवेदन करने के लिए एक तो आवेदन बहुत सालों बाद आते हैं, आवेदन मांगे जाते हैं बहुत सालों बाद। उसके बाद फिर आपका कहीं भी ये नहीं कहा जाता कि इतने साल में जो ओवर एज हो गए, 4 साल 2 साल 3 साल 5 साल,
8 साल 10 साल, तो उनको आपका एक छूट देनी चाहिए। ये झारखंड वगैरह में भी होता है, झारखंड में पीसीएस में भी होता है। जितने साल पीसीएस के आवेदन नहीं मांगे गए हैं उतने साल पीसीएस में छूट उनको आयु सीमा में मिल जाती है, या उनको वो एलिजिबल मान लेते हैं अगली भर्ती परीक्षा के लिए। लेकिन उत्तराखंड में चूंकि स्टूडेंट इतने ऑर्गेनाइज नहीं है तो ये आयु सीमा वाला मामला थोड़ा फंस जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि ये क्योंकि एक बहुत बड़ा विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद आपका उस पर आवेदन किए गए थे, भर्ती परीक्षा भी आयोजित होने ही वाली थी, जितने भी स्कूल थे उनसे भी वो ले लिया गया था कि हाँ हमारे यहाँ सेंटर बना दिया जाए, और सारी प्रक्रिया लगभग कंप्लीट थी। लेकिन अचानक ही ये ख़त्म कर दिया गया, लेकिन तो स्क्रीनिंग परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को जिन्होंने पीछे आवेदन किया है, उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी ही मिलेगी। तो अब दूसरा प्रश्न आता है, पहला प्रश्न तो ये हो गया कि आयु सीमा में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, या आयु सीमा में मांग उठाई जाएगी कि नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप मांग कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि भर्ती परीक्षा पिछली वाली जो थी हालांकि रद्द हो गई है, और लेकिन नैतिक तौर पर ये जरूर होगा कि पिछली भर्ती परीक्षा वाले जितने भी लोग एलिजिबल थे उस समय आयु के संदर्भ में, वो इस भर्ती परीक्षा में भी एलिजिबल माने ही जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अब दूसरी बात आती है पदों की संख्या में, तो पदों की संख्या के बारे में क्या हो सकता है, और तीसरा प्रश्न है कि ये आपका जो है कब तक ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो 2 प्रश्न अब इसमें और रहे जिनको हमें डिस्कस करना है। तो पदों की संख्या में वृद्धि तो निश्चित तौर पर ही होगी, ये निश्चित है कि पदों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लगभग 500 सवा 500 पद या 600 पद मान ले लगभग थे सारे मिला के पिछली बार, इससे कहीं ज़्यादा पद हो जाएंगे। संभावना पदों की है कि 1000 पदों पर अब ये भर्ती परीक्षा होगी। और जब आपका 2003 में एक विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस समय भी यूकेपीएससी द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की, उसमें भी 1000 से अधिक पद भरे गए थे, और उसके बाद 1000 से अधिक पद भरे गए। इसके बाद 25% अतिरिक्त पद फिर जो बाद में बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि ये आप किसी भी विज्ञापन को पढ़ेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के या यूके के, उसमें लिखा रहता है कि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। तो उस समय जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे श्री नारायण दत्त तिवारी, अब स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, तो उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्पेशली ये कहा कि जब पद खाली हैं ही हैं हमारी स्कूलों में, और बार बार भर्ती परीक्षा आयोजित कराने में सरकार का खर्चा भी होता है, तो ये लोग एलिजिबल तो हैं ही हैं पर थोड़े नंबर कम आए हैं, बस इतनी सी तो बात है। तो इसीलिए उन्होंने 25% अतिरिक्त पदों को भरने की अनुमति दे दी थी। तो इस तरह से 1000 तो ये शुरू में विज्ञापन था, लगभग 1000 से ऊपर थे, एग्जैक्ट 1051 या ऐसे कुछ करके थे। तो लगभग बायोलॉजी में 100, हिंदी में सबसे ज़्यादा पद आते हैं 125, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस इनमें 100 पद लगभग थे। सबसे कम आपका मनोविज्ञान समाजशास्त्र, क्योंकि ये बहुत कम विद्यालयों में ये विषय रहता है, शिक्षा शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, संगीत हो गया, इनमें आपका या संस्कृत प्रवक्ता की भर्ती भी अब बहुत कम होती है। तो क्योंकि ये बहुत कम स्कूलों में होते हैं, और नागरिक शास्त्र और भूगोल में से आपका भूगोल और इतिहास में से एक ही विषय जनरली होता है विद्यालयों में, इसीलिए भूगोल और इतिहास के पद कम आते हैं। तो बहरहाल आपका सबसे ज़्यादा पद आपको हिंदी में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इनमें सबसे ज़्यादा पद मिलते हैं। तो सिविक्स या सिविक्स में या इकोनॉमिक्स में इनमें पद ज़्यादा मिलते हैं। बहरहाल आपका पदों की संख्या ये मान के चलिए कि अगली जो भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा उसमें आपका जो है पदों की संख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब सवाल आता है कि कब आएगा ये भर्ती परीक्षा का विज्ञापन। तो आप इस समय सब लोग यही सोच रहे होंगे, क्योंकि इंतज़ार बहुत लंबा हो गया, अप्रैल से अब तक बहुत समय बीत गया, और ये कब आएगा ये सबके मन में प्रश्न है। और लोग अब तो पढ़ पढ़ के भी थक गए कि कितना पढ़ें, जब आपका कहीं कोई जब तक कोई टारगेट नहीं होता तो आप उतना ज़्यादा स्ट्रगल या उतना ज़्यादा जो हार्ड वर्क है ये वो सब नहीं होता, अध्ययन में निश्चित तौर पर कमी आ जाती है।
या अध्ययन में नियमितता नहीं रहती, रेगुलरिटी नहीं रहती, तो अध्ययन में बाधा उत्पन्न होती ही होती है। जब आपके पास कोई निश्चित तिथि नहीं होती या आपका कोई निश्चित वो नहीं होता कि हाँ यहाँ ये पेपर अब आ चुका है या ये फॉर्म भरे के आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, अभी तो आपका वो भी नहीं आया, विज्ञापन भी नहीं, फॉर्म ही नहीं भरे हैं तो पढ़ें कहाँ से। और कुछ खासकर जो गृहिणियाँ होती हैं जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी या पारिवारिक जिम्मेदारियों में लिप्त होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधी होती हैं, उनके लिए और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सभी को सुझाव ये है कि थोड़ा बहुत रेगुलरिटी बनाई रखिए, नियमितता बनाए रखिए, नियमित अध्ययन करते रहिए। तो नियमित अध्येता जो होते हैं वो अंततः सफल हो ही जाते हैं। तो नियमितता बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें ज़रूर, पहले तो ये बात है। फिर दूसरा है कि कब आएगा, तो ये मान के चलिए, यद्यपि इसमें कोई गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन ये मान के चलिए कि शायद सितंबर में इसका विज्ञापन आ जाएगा, या आप कह सकते हैं सितंबर तक आ जाएगा। तो सितंबर 2025 तक इसका विज्ञापन आ जाएगा, और ये मान के चलिए कि मार्च या अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होगा और पदों की संख्या में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इसका कारण भी मैं बता देता हूँ। प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा के लिए सीधी भर्ती हो रही है। ये आपका पहले प्रमोशन का पद था, अब प्रधानाचार्य भर्ती जो हो रही है वो सीधी भर्ती हो रही है, यानी आपका उसके लिए परीक्षा होगी, और उसमें संभवतः ज़्यादा, ये अनुमान है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ज़्यादातर प्रवक्ता वर्ग के व्यक्ति ही सिलेक्ट होंगे। ये सीटें हैं लगभग 700 के आसपास, 692 के आसपास सीटें हैं जो आपका प्रधानाचार्य पद की हैं। तो ये भरे जाएंगे तो प्रवक्ता से ही भरे जाएंगे, सीधी भर्ती है, कोई इसमें एलटी या प्रवक्ता का मामला नहीं है। जो आपका ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाएगा, मेरिट पर बेस्ड होगा, तो इसीलिए प्रिंसिपल भर्ती से अनुमान है कि प्रवक्ता ही ज़्यादा सिलेक्ट होंगे। और जब प्रवक्ता बहुत ज़्यादा खाली हो जाएंगे पद, तो नेचुरल सी बात है फिर वो इसी विज्ञापन में ही जोड़े जाएंगे। तो आपका जो है ज़रूर जुड़े रहिए इस हमारे इस जो हमारी परीक्षा है इसके साथ आप जुड़े रहें। थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और आपको जो है शुभकामनाएं इस भर्ती परीक्षा के लिए। सितंबर तक का इंतज़ार कीजिए, और आपका मिड जो 2026 होगा, यानी लगभग जून जुलाई के आसपास, जुलाई में आपको फाइनल पोस्टिंग मिल जाएगी। और आप खुशी रखिए अपने मन में, जब आपको फाइनल पोस्टिंग मिलेगी तो आपको लगभग 1 लाख रुपया आपकी सैलरी भी हो जाएगी, क्योंकि संभवतः तब तक यानी 2026 तक 8वां पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। तो ये दोहरी खुशी आपके लिए लेके आएगा। एक तो आपकी नौकरी लगेगी, और उसके बाद अच्छी खासी मोटी तनख्वाह आपको मिलेगी। तो आपका जो है, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आपका परीक्षा में आप सफल होंगे। तो इसीलिए परीक्षा में सफल होने के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखना में भी हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें जोड़ी जाए, जैसे कि खबरें मिल रही हैं 50 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के और 150 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के, जैसे कि पहले एलटी का सिलेबस रहा, और 2-3 बार इस पैटर्न पर परीक्षा हो चुकी है एलटी की। हो सकता है वही पैटर्न अपनाया जाए, तो 50 नंबर की जो हो सकती है टीचिंग एप्टीट्यूड हो, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हो, और 150 प्रश्न हिंदी के, मतलब आपके विषय के हों, और कुल मिला के 200 प्रश्नों पर ये हो जाए। इंटरव्यू इसमें है नहीं, साक्षात्कार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों पर और जो पेपर होगा उसका स्टैंडर्ड भी हाई होगा, क्योंकि अब आपका दोहरा स्तर नहीं है, एक ही परीक्षा पर आपको चयन किया जाना है, और इंटरव्यू भी नहीं है, साक्षात्कार भी नहीं है। तो आप ज़रूर अपने विषय पर कमांड करिए, पहले विषय पढ़ लीजिए, क्योंकि विषय पर तो आपको जो है कमांड अपनी रखनी जरूरी है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप ही विषय के ज्ञाता नहीं हैं, जिसने भी MA MSc कर रखी है वो सभी विषय के ज्ञाता है। तो ये मान के चलिए कि आपके साथ आपके जैसे का ही मुकाबला होगा, और आपसे अच्छे का ही मुकाबला होगा, बेहतर का ही मुकाबला होगा, और बेहतर ही आदमी चयनित होगा। इसीलिए बेहतर बनिए, अपनी पढ़ाई ना छोड़िए, रेगुलरिटी अपनी पढ़ाई में बनाए रखिए, नियमित अध्येता बने रहिए, नियमितता रखिए, चाहे थोड़ा पढ़िए,
लेकिन पढ़िए ज़रूर। पढ़ने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हो किसी से, वैसे ऑफलाइन पढ़ना सबसे बेहतर होता है। और इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।